मैं मनीष राजपूत स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साझेदारी। और साझेदारी जो है आपके 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साझेदारी के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या है, विशेषताएं क्या होती है, क्या साझेदारी संलेख होता है, ये सारी चर्चाएं जो है हम इस लेसन में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, साझेदारी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे साझेदारी का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 का अगर मैं विवरण यहाँ देता हूँ तो बेसिक सी एक बात निकल करके सामने आती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं साझेदारी की विशेषताएं, तो सदस्य कम से कम 2 होने चाहिए। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किया जाना चाहिए। परस्पर साझेदार जो है एक दूसरे के लिए एजेंट और मुखिया यानी कि ऑनर के लिए वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साझेदारी का जो दायित्व है वह असीमित होता है। अब बात करते हैं अगर साझेदारी संलेख की, तो साझेदारी संलेख के अंतर्गत वे सभी नियम व शर्तें लिखी जाती है जिनके आधार पर साझेदारी जो है वो कार्य करेगी। यानी अगर मैं बात करता हूँ, राम और श्याम 2 लोग मिलकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत जिन शर्तों का पालन किया जाए, जिनको आधार बना करके कार्य किया जाए, वो सारा का सारा साझेदारी संलेख में होता है। ये लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में होता है। अब आया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाए तो लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा। ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आहरण पर ब्याज जो है वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन के लिए सैलरी, कमीशन, बोनस या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और साझेदार द्वारा पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में यदि कोई राशि लगाई गई है उस पर 6% वार्षिकी दर से ब्याज दिया जाएगा। ये होता है संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। फिर बात करते हैं पूंजी खातों की, तो 2 प्रकार के बनेंगे, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। फिर आता है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता यानी जो लाभ हानि खाते से लाभ ज्ञात किया जाता है उसे साझेदारों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरित किया जाए, वो सारा हम लाभ हानि नियोजन खाते में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम वस्तु स्थिति को समझते हैं कि इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हमारे सामने आने वाले हैं, फिर हम उन पर क्या है डिटेल में अध्ययन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त हमें क्या ध्यान में रखना होगा, कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएगी, जैसे साझेदार द्वारा आहरण की क्या प्रविष्टि होगी, पूंजी पर ब्याज की क्या प्रविष्टि होगी, साझेदारों में लाभ या हानि के वितरण की क्या प्रविष्टि होगी, सामान्य संचय किस प्रकार से बनाया जाए, ये सारा का सारा हम जर्नल प्रविष्टि में देखेंगे। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है वे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आएगा अपना आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज 2 प्रकार से होता है, एक आपका आएगा औसत विधि, दूसरा आपका आएगा गुणनफल विधि। औसत विधि के लिए शर्तें होती है प्रत्येक आहरण की राशि समान हो और आहरण का जो समयांतराल है वह भी समान हो, तब तो औसत विधि काम में ली जाएगी, अन्यथा उसके स्थान पर हम गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, जो इस लेसन में हम आगे की कक्षाओं में डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर आता है लाभ का आश्वासन या गारंटी। क्या होता है, किसी भी साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए, अगर वह साझेदार किसी अपनी एफिशिएंसी, किसी ज्ञान बुद्धिमत्ता के आधार पर साझेदार बन रहा है, तो वह चाहेगा कि भाई कम से कम मुझे इतना लाभ अवश्य दिया जाए। तो वह जो उसे लाभ का आश्वासन या गारंटी दिया जाता है वह कितने प्रकार से होगा, गणनाएं किस प्रकार से होगी, क्या प्रविष्टियां होगी, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। और बंद बहियों में समायोजन क्या होता है, लेखा पुस्तकें बंद करने के पश्चात यानी 31 मार्च अंतिम खाते बनाने के बाद हमें पता चले
कि साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया गया है या कुछ एरर रह गए हैं, कुछ लेन देनों को दर्ज नहीं किया गया है, तो उन्हें हम पुस्तकों में किस प्रकार शामिल करें, ये आपका कहलाता है बंद बहियों में समायोजन। तो ये टोटल अपने जो भी 8-10 पॉइंट्स है वो सारे के सारे हम इस लेसन में कवर करेंगे और इसके साथ आपका साझेदारी का जो बेसिक है, जो आपका चैप्टर 2 है, वो हम क्लियर यहाँ पर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, साझेदारी होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर के अगर लाभार्जन या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। जैसे आप और मैं मिलकर के कोई जन कल्याण समाज सेवा संबंधी कार्य करने के लिए सहमत होते हैं, कुछ धनराशि लगा करके उस समाज कल्याण में कार्य करते हैं, तो क्या वह साझेदारी है? वह साझेदारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साझेदारी का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? लाभ कमाना। बिना लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य साझेदारी नहीं कहलाएगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो या नहीं हो ये तो अनिश्चित तय है, लाभ हो भी सकता है अथवा नहीं भी। अब देखिए क्या लिखा है अपने ने, दो या अधिक व्यक्ति व्यापार करने और लाभ हानि के विभाजन हेतु सहमत होते हैं, साझेदारी या भागीदारी कहलाती है। यही हमने अभी अध्ययन किया था। अब साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4, अगर प्रश्न पूछा जाए साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932। और जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है? वह आती है आपकी धारा 4 के अंतर्गत। क्या लिखा गया है? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत है और जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है, वह साझेदारी कहलाती है। इन शॉर्ट, दो या अधिक लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से शामिल होते हैं, साझेदारी कहलाती है। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करता है, तो उन व्यक्तियों को इंडिविजुअली अगर बात करें, जैसे कि राम और श्याम मिलकर के कोई कार्य करता है, तो उन्हें अलग अलग क्या कहा जाएगा? साझेदार कहा जाएगा। लेकिन सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। और जो व्यापार का नाम है, जो व्यवसाय का नाम है, उसे फर्म का नाम कहा जाएगा। यानी इंडिविजुअली पृथक पृथक साझेदार है, राम एक साझेदार है, श्याम एक साझेदार है, सम्मिलित रूप से फर्म, और जो व्यवसाय का नाम है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि पृथक पृथक रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार। सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाते हैं। अब बात करते हैं साझेदारी की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट आता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। कभी भी साझेदारी एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति जो कार्य करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरी कहते हैं, एकल स्वामित्व कहते हैं। लेकिन साझेदारी के लिए कम से कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? दो। और अगर मैं अधिकतम बात करूं तो वर्तमान में साझेदारों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 50। कंपनी अधिनियम धारा 464 के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है कि अधिकतम संख्या जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, लेकिन किसी भी अवस्था में 100 से अधिक नहीं हो। और वर्तमान में जो निर्धारित संख्या है वह 50 है। यानी कि एक तो विशेषता होगी सदस्य संख्या कम से कम 2 होना चाहिए। एक प्रश्न बनता है सदस्य की संख्या कितना? तो न्यूनतम 2,
अधिकतम जो रहेगी वो होगी 50। दूसरी विशेषता है अनुबंध या समझौता। देखिए, साझेदारी का निर्माण ही अनुबंध या समझौते के आधार पर होता है। सोल प्रोप्राइटरी तो कभी भी व्यापार किया जा सकता है। कंपनी का निर्माण वैधानिक आवश्यकताएं हैं, जो रजिस्ट्रेशन पंजीयन होता है वो पूर्ण करना होता है, तब कंपनी का निर्माण होता है। लेकिन साझेदारी का निर्माण अनुबंध या समझौते के आधार पर होता है। आपने और मैंने एक समझौता किया कि हम आज से फर्नीचर का व्यापार करेंगे, 2 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, 2 लाख रुपए आप लगाएंगे, जो भी लाभ हानि होगा उसे बराबर अनुपात में या किसी अन्य अनुपात में विभाजित कर लेंगे। तो दोनों के मध्य जो अनुबंध हो रहा है, जो समझौता होता है, उसी का परिणाम क्या होता है, साझेदारी होती है। तो क्या आ जाएगा अपना, अनुबंध और समझौता जो है वो साझेदारी की विशेषता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो समझौता है वो लिखित या मौखिक रूप में हो सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है साझेदारी अधिनियम में कि जो समझौता किया जा रहा हो वो रिटन में हो। लेकिन विवाद से बचने के लिए अगर लिखित में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कि अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई है और आपने पूंजी लगाई है 5 लाख रुपए की, हम लाभ हानि विभाजन अनुपात वर्तमान में बराबर बांट रहे हैं। लेकिन एक समय बाद अगर फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आप चाहेंगे कि आपने जो 5 लाख की पूंजी लगाई है उसके हिसाब से आपको लाभ में हिस्सा मिले। और मैं क्या चाहूँगा, भाई कार्य तो बराबर ही तो कर रहे हैं, सिर्फ पूंजी तो अधिक लगाई है, तो लाभ हानि बराबर बांटा जाए। तो वहाँ विवाद की स्थिति में चूंकि हमने समझौता बनाया ही नहीं है, संलेख को हमने लिखित में लिया ही नहीं है, तो विवाद की स्थिति में मैं क्या कहूँगा कि हमारे मध्य बात यही हुई थी कि लाभ हानि बराबर बांटेंगे। और आप क्या कहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बात जो हुई थी वो ऐसा था कि लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो होगी ना विवाद की स्थिति। इससे बचने के लिए लिखित में करना उचित होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं। भाई वैसे तो अपन कॉमर्स के विद्यार्थी अपन पहली लाइन ही यही पढ़ते हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो हम लिखित में करना उचित समझते हैं, लेकिन साझेदारी संलेख जो है लिखित में हो, ऐसा अपना अनुबंध जो समझौता है जो लिखित में हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यवसाय, यानी साझेदारी का जो गठन है, जो साझेदारी का निर्माण है, वो किसी लाभार्जन के उद्देश्य से होना चाहिए। माल खरीदना, माल बेचना और इसके अंतर्गत लाभ अर्जित करने का ऑब्जेक्ट है, तभी साझेदारी है। व्यवसाय के अभाव में कोई भी कार्य साझेदारी नहीं कहलाता है। तो साझेदारी का जो गठन है किसी व्यापार के संचालन हेतु किया जाता है, इसके अभाव में साझेदारी नहीं। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिया है, राम और श्याम ने मिलकर के एक जमीन जो है संयुक्त रूप से खरीदी है कि समय आने पर जब भी इसका जो कार्य होगा हम आधा आधा विभाजित करके घर बनवा लेंगे। तो क्या ये साझेदारी है? क्या उन्होंने मिलकर के संयुक्त रूप से कार्य किया है? ये साझेदारी नहीं है। साझेदारी कब होगी? जब इनका ऑब्जेक्ट जो है जमीन खरीदना, जमीन बेचना और इस एक्टिविटी में लाभ अर्जित करना इनका ऑब्जेक्ट है, तभी वो साझेदारी कहलाएगी, अन्यथा साझेदारी नहीं कहलाएगी। स्पष्ट है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पारस्परिक अभिकरण। क्या होता है पारस्परिक अभिकरण? प्रत्येक साझेदार फर्म और अन्य साझेदारों का मुखिया यानी मालिक भी होता है और एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी कार्य करता है। जैसे राम, श्याम और मोहन 3 साझेदार है, राम, श्याम और मोहन। तो राम जो है इन सब में ऑनर भी है और इनके एजेंट के रूप में भी कार्य करेगा, फर्म को रिप्रेजेंट भी करेगा। यानी राम बिल्कुल ऐसा कार्य कर सकता है अथवा करवा सकता है जो फर्म के हित में हो।
राम को फर्म के हित में श्याम और मोहन को आदेश भी दे सकता है और श्याम और मोहन के आदेश की पालना भी करनी होगी। वो फर्म का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। उनके मध्य एजेंसी अनुबंध होते हैं, एक दूसरे के एजेंट और मालिक भी होते हैं। साझेदारों के मध्य परस्पर एजेंसी संबंध होता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय का मालिक होने के साथ साथ एजेंट भी होता है। वह साझेदारी फर्म या साझेदारों की तरफ से फर्म के हित में कोई कार्य कर सकता है अथवा करवा भी सकता है। ये क्या कहलाएगा? परस्पर एजेंसी अनुबंध। अब बात करते हैं लाभ का विभाजन। तो साझेदारी बिना लाभों के नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें लाभ कमाना हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसा कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो साझेदारी होता है। तो जो भी समझौता होता है वह लाभ और हानि के विभाजन के लिए होता है, चाहे बराबर अनुपात में हो, पूंजी अनुपात में या किसी अन्य अनुपात में। साझेदारी तभी है जब उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना हो। जैसे कोई धर्मार्थ, जन कल्याण, समाज उत्थान संबंधी कार्य करते हैं तो साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इनमें ना तो प्रॉफिट होना है ना ही हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये साझेदारी नहीं है। फिर हम बात करते हैं साझेदार के उत्तरदायित्व। देखिए यहाँ आपको मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व फर्म के प्रति असीमित होता है। असीमित का आशय यानी फर्म अगर विपरीत परिस्थितियों में है, हानि की स्थिति में जा रही है, तो साझेदारों की पूंजी से भी वसूल किया जा सकता है। अगर पूंजी शॉर्ट है तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से भी यह राशि जो है वसूल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि यह संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दोनों ही तरीके से क्या होता है, फर्म के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त रूप से तो क्या कि राम, श्याम, मोहन एक फर्म में कार्य करते हैं, फर्म नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो तीनों उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे और स्वयं तो है ही। तो क्या कहलाएगा? प्रत्येक साझेदार संयुक्त और स्वतंत्र रूप से फर्म के सभी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। इनका उत्तरदायित्व जो होता है वो असीमित होता है। इनकी निजी संपत्तियों से भी वो राशि जो है वसूल की जा सकती है। ये आपकी आ जाएगी विशेषताएं। कौन कौन सी? दो या अधिक व्यक्ति, अनुबंध या समझौता, व्यापार होना चाहिए, परस्पर एजेंसी अनुबंध, व्यापार में जो लाभ हो उसका विभाजन किया जाए, और जो है साझेदारी के जो उत्तरदायित्व है वे असीमित होते हैं। अब हम बात करेंगे साझेदारी विलेख या संलेख क्या होता है। देखिए साझेदारी का जो निर्माण है वो अनुबंध या समझौते का परिणाम होता है। बिना अनुबंध या समझौते के साझेदारी नहीं हो सकती है। और ये समझौता जो है लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। अगर इसे लिखित में लिया गया है, इसका हम जो है स्टाम्प पर करवा रहे हैं कार्य जो भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी संलेख या विलेख कहेंगे। लिखा ना, समझौता अगर लिखित में है और उसमें समझौते की सभी शर्तें दर्ज की गई है तो इसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी विलेख या संलेख कहेंगे। कभी भी जो समझौता है वो लिखित में हो, इसकी अनिवार्यता नहीं है। अगर लिखित में है तो उसे साझेदारी संलेख या विलेख कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया संलेख होता है क्या है, इस विलेख में क्या क्या दर्ज किया जाता है। तो ऐसी सभी शर्तें जिसके आधार पर साझेदारी कार्य करेगी उनका डिटेल, उनका विवरण जो है इस विलेख में उल्लेखित होता है। जैसे बात करें फर्म का नाम, पता, उनका व्यापार क्या है, साझेदारों के नाम पते क्या है, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, लेखांकन अवधि क्या है, साझेदारी के व्यापार प्रारंभ करने की तिथि क्या है, बैंक खातों का संचालन कौन करेगा, किस प्रकार करेगा, लाभ हानि के विभाजन का अनुपात क्या होगा, पूंजी ऋणों आहरण पर ब्याज की दर, अंकेक्षण की नियुक्ति यदि हो तो किस प्रकार से की जाएगी, किसी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, कितना दिया जाना है, इनका उल्लेख भी
किस में होगा? साझेदारी संलेख में। प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हो सकते हैं? एक या अधिक साझेदारों के दिवालिया होने के कारण पैदा होने वाली हानि का निष्पादन कैसे होगा? फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा कैसे होगा? साझेदारों के बीच में होने वाले आपसी विवाद जो है उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा? ये सभी मदे, इन शॉर्ट अगर कहें कि व्यापार संचालन की जो शर्तें होगी, जो संयुक्त रूप से कार्य करने की जो शर्तें रहेगी, जो आधार रहेगा, वो सारा का सारा साझेदारी संलेख में दर्ज होता है। जैसे किसी साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति, रिटायरमेंट, डेथ पर क्या समायोजन किया जाएगा, दिवालिया होने पर क्या समायोजन किया जाएगा, या अन्य कोई भी मसला हो, कोई भी कार्य हो, वो सारा का सारा जो है साझेदारी संलेख में उल्लेखित होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि सभी बातें विलेख में आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पीछे रह जाता है। जैसे आप और मैं व्यापार कर रहे हैं, आज हम यही मान करके चलते कि भाई 1 लाख रुपया मैं लगा रहा हूँ, 1 लाख आप मिलाओ, कार्य करते हैं, जो भी लाभ होगा बराबर बांट लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय चलेगा, फिलहाल हमने इतना ही एग्रीमेंट बनाया है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार चलेगा मुझे लगता है कि मोहन को एडमिशन फर्म में दिया जाए, लेकिन हमने इसके लिए कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं है, संलेख में इस बात का विवरण ही नहीं दिया कि नया साझेदार एडमिशन होता है तो हम किन शर्तों पर करेंगे। आप चाहते हैं नहीं एडमिशन ले, मैं चाहता हूं कि एडमिशन ले। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर हमने विलेख में इसके संबंध में कोई पॉइंट नहीं लिखा है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में उस संदर्भ में जो भी प्रोविजंस है वो आपके एप्लीकेबल होंगे। विशिष्ट मदों का विलेख में अभिव्यक्ति यदि नहीं हुई है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान से, जो प्रोविजंस है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होने हैं। अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी हमने संलेख नहीं बनाया है, संलेख को तैयार नहीं किया है, कुछ निर्धारित नहीं किया है, तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला प्रोविजन जो लाभों का विभाजन है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बराबर किया जाएगा। चाहे मैंने पूंजी 10,000 लगाई है, आपने पूंजी 1 लाख लगाई है, चूंकि संलेख नहीं बना है या संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं है कि लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा, तो वहां पर लाभों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर अनुपात में होगा, चाहे पूंजी कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर संलेख नहीं बनाया गया है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, या अन्य शब्दों में कहूं कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं चुकाया जाएगा। तो भाई जब पूंजी पर ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है तो साझेदार द्वारा जो आहरण किया गया है, जो ड्राइंग्स की गई है, क्या उस पर ब्याज वसूल करेंगे? नहीं। ना तो पूंजी पर ब्याज प्राप्त करना है, ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। अगर संलेख बना है, उसमें डिटेल दी गई है इस दर से, तो अच्छी बात है। अगर संलेख नहीं बना है या संलेख बना है लेकिन इनका उल्लेख नहीं है कि पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, तो ना तो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाएगा, ना ही उनके द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाएगा। फिर बात करते हैं संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा जो ऋण है उस पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज। पूंजी पर ब्याज नहीं है, पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में अगर साझेदार ने कोई धनराशि लगाई है तो उस पर ब्याज की दर क्या रहेगी? 6% वार्षिक रहेगी, 6% पर एनम होने वाला है। फिर बात करते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है तो किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन में, व्यापार को ऑपरेट करने में, व्यापार में कार्य करने के लिए कोई कमीशन, वेतन, बोनस, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने और मैंने पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ किया, अब मुझे समय नहीं होता या मैं अन्य कोई व्यापार भी कर रहा हूँ,
तो आपके और मेरे बीच में जो साझेदारी का व्यापार है उसमें मैं समय नहीं देता हूं, लेकिन आप पूरा 9 to 5 या सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक व्यापार को ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, डिसीजन मेकिंग, सेल्स, परचेज, सब तरह के कार्य आप देखते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कोई सैलरी, कमीशन, पारिश्रमिक दिया जाना चाहिएगा, लेकिन यह तभी दिया जाएगा जब इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो। अगर इस संबंध में साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है तो किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन के लिए सैलरी, कमीशन, बोनस या कोई भी पारिश्रमिक जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट? लाभ हानि विभाजन बराबर, पूंजी पर ब्याज नहीं, ना ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। इसके अलावा साझेदार का जो ऋण है उस पर 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज जो है वो दिया जाता है। किसी साझेदार को व्यापार संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार का वेतन, कमीशन, बोनस या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अगर संलेख में उल्लेख है तो उसके अनुसार कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इन प्रावधानों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य ऑब्जेक्ट्स भी है, वो कौन कौन से हैं। अगर कोई साझेदार फर्म के नाम का उपयोग करता है, फर्म की संपत्तियों का उपयोग करता है या फर्म के किसी लेन देन से उसे व्यक्तिगत लाभ होता है, तो उसके लिए वो फर्म के प्रति भी उत्तरदायी होगा। इन लाभों में चूंकि वो फर्म से अर्न कर रहा है तो फर्म का हिस्सा भी रहेगा। क्या लिखा है? किसी साझेदार फर्म के किसी लेन देन से लाभ प्राप्त करता है, फर्म की संपत्ति का उपयोग करता है या नाम का उपयोग करता है, तो वह फर्म के लिए लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी रहेगा। या कोई ऐसा व्यापार करता है जो फर्म के समान ही, जैसे आपके साथ मैं मिलकर के फर्नीचर का व्यापार कर रहा हूँ और फर्नीचर की एक और शॉप मैंने खोल रखी है और नाम भी सेम है या उस नाम का ही मैं उपयोग कर रहा हूँ, या चूंकि दुनिया में, मार्केट में ये पता है कि मेरी फर्नीचर की आपके साथ भी साझेदारी है और एक अन्य दुकान भी है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो यही मान करके चलते हैं कि भाई मेरे पास में 2 दुकानें हैं, मैं 2 दुकान ऑपरेट करता हूँ, तो इस दुकान का बेनिफिट मुझे वहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ की जो ख्याति, जो व्यापार मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसकी ख्याति मुझे दूसरी दुकान में भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो लाभों में हिस्सा है वो इस फर्म को भी दिया जाएगा। इस फर्म के लिए भी उस फर्म के व्यापार के जो लाभ होंगे वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या लिखा है? यदि एक साझेदारी फर्म के समान कोई अन्य व्यवसाय चलाता है या फर्म से प्रतियोगिता करता है तो वह अपने व्यापार के संचालन से प्राप्त लाभों से फर्म के लिए क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा। तो इस सेशन में हमने क्या क्या अध्ययन किया है? साझेदारी क्या होती है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। इसके पश्चात हमने बात की थी साझेदारी की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं साझेदारी में होता है। इसके अतिरिक्त साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख में किन मदों को दर्ज किया जाता है, और अगर साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया है, संलेख नहीं बनाया गया है, तो कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो लागू रहेंगे। तो इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।